शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या होता है? स्कोलियोसिस एक एबनॉर्मल स्पाइन कर्वेचर है जिसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है पेशेंट की अफेक्टेड हो जाती है और वो तिरछी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। जब पेशेंट चलता है तो उसका जो ढांचा होता है वो हमें अजीब दिखाई देता है, मतलब पेशेंट काफ़ी टेढ़ा चलता है। उसका सिर जो होता है उसके धड़ से बीच में, जैसे हमारा सिर जो है हमारे शरीर के एक ऐसे सीधा दिखाई देता है, पर उसका ऐसे नहीं होता है क्योंकि उसका एक कूल्हा जो होता है या फिर दोनों तरफ के कूल्हे एक साइड को बाहर निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से वो साइड में दिखाई, एक तरफ की तरफ दिखाया होता है, झुका हुआ दिखाई देता है। अब स्कोलियोसिस में स्पाइनल कॉर्ड सीधी ना रहकर एक तरफ को झुक जाती है। इसमें ज़्यादातर चेस्ट और बैक के लोअर जो पार्ट होता है वो अफेक्टेड होता है। इसमें क्या होता है, हम इसको जो है रीढ़ वक्रता हिंदी में, या फिर इसे पार्श्व कुब्जता कहते हैं, ऊपर निकल आना, मतलब पार्श्व कुब्जता ऐसे इसे हिंदी में कहा जाता है। जब यह पीठ के निचले हिस्से को अफेक्टेड करता है तो इसको हम लंबर स्क्लेरोसिस कहते हैं, और अगर ये चेस्ट के लोअर पार्ट को अगर अफेक्टेड करता है तो हम इसे थोरेसिक स्कोलियोसिस कहते हैं। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका कारण सबसे पहले मसल डिस्ट्रॉफी हो सकता है, सेरेब्रल पैल्सी हो सकता है, स्पाइनल बाइफिडा इसका कारण हो सकता है। ज़्यादातर बच्चों में स्कोलियोसिस प्रभावित होते हैं। 9 साल से 15 साल के बच्चे जो होते हैं इससे अफेक्टेड होते हैं। कभी कभी जो बच्चे जन्मजात पैदा होते हैं उनमें भी ये दिक्कत हो सकती है। वैसे तो बच्चों में जो है इलाज की कमी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसमें सुधार होता है, मगर यही अगर समस्या गंभीर समस्या बन जाए तो इसमें फिर पेशेंट को या बच्चों को इलाज की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको जो है बचपन में अगर इंजरी हो गई है तो उसके कारण भी हो सकता है। इसके जेनेटिक कॉज भी हो सकते हैं, मतलब अगर किसी को परिवार में है तो आगे जाके होने के कारण मतलब चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ये जन्मजात, मैंने कहा ना, बचपन से भी हो सकता है किसी को, और भी इसके कारण हो सकते हैं, जैसे कि और किसी को एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, चोट लग गई, या स्पाइन में कोई अफेक्टेड आ गया है, कोई मसल अफेक्ट हो गई है, कोई नर्वस सिस्टम की अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है स्कोलियोसिस। अब इसमें क्या होता है कि स्कोलियोसिस की डायग्नोसिस कैसे की जाती है? डायग्नोसिस में क्या होता है, इसमें MRI कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं। अगर एक्सरे में 10 डिग्री से ज़्यादा अफेक्ट पाया जाता है, झुका हुआ या टेढ़ापन पाया जाता है, तो स्कोलियोसिस उसका कंडीशन कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, कास्टिंग और ब्रेसेस यूज़ होते हैं। कास्टिंग एक स्पेशल टाइप की पट्टी होती है जो कि इसमें इस्तेमाल की जाती है पेशेंट को रिलीफ करने के लिए, और ब्रेसेस होते हैं। कभी गंभीर स्थिति में क्या होता है, इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है कि जो स्कोलियोसिस होती है उसकी एक डिग्री होती है, मैंने कहा ना डिग्री मापते हैं, मतलब अगर एक्सरे किया तो उसमें 10 डिग्री अगर झुका मतलब टेढ़ापन है तो मैंने बताया है कि वहाँ पे जो होता है स्कोलियोसिस की दिक्कत हो सकती है। अब इसकी डिग्री मापने के लिए डॉक्टर्स जो होते हैं स्कोलीमीटर और इंक्लिनोमीटर का यूज़ करते हैं, स्कोलियोमीटर और इंक्लिनोमीटर। इसमें क्या होता है, ये बायोमेडिकल टूल्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है इसको भापने के लिए या इसका पता कराने के लिए। इसके अलावा स्पाइन एंड शोल्डर्स के चेकअप किए जाते हैं। स्कोलियोसिस ऐसी बीमारी है जो कि इंसान की गतिशीलता को और उसकी क्षमता को प्रभावित करता है, उसको बाधित करता है। इसमें पेशेंट को कभी कभी बहुत दर्द भी होता है जिसके वजह से उसको डॉक्टर के पास इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें योग आसन जो होता है वो काफ़ी हेल्प करता है रिलीफ में। इसमें कुछ योग जो होते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं रिलीफ, जैसे त्रिकोण आसन हो गया, और वीरभद्र आसन हो गया, मर्जरी आसन हो गया, बालासन हो गया, शवासन हो गया, ये जो अधोमुख शवासन हो गया, और सेतुबंध आसन हो गया। ये जो आसन होते हैं ये इसमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, पर इनको करने से पहले आप इसके बारे में अच्छे से नॉलेज इकट्ठी कर लीजिए कि आसन किए किस प्रकार से जाते हैं, क्योंकि अगर आप योग आसन को गलत तरीके या गलत पोस्चर में कर सकते हैं तो इसका बैड इफेक्ट भी हो सकता है। तो पहले उसके बारे में नॉलेज करें, या जिनको जो योगा सेंटर्स चलते हैं, जो योग कराते हैं, उनसे पहले अच्छे से सीख लें। उसके बाद आप डेली जो अपने दिनचर्या है उसमें उसको शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सोच जो है सकारात्मक है तो इस बीमारी से आप काफ़ी हद तक उबर सकते हैं। दूसरी बात, मेडिटेशन करें, मेडिटेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इसमें
डायग्नोसिस का मैंने बता ही दिया। इसके टाइप्स होते हैं कुछ, जैसे डीजेनरेटिव स्कोलियोसिस। अब डीजेनरेटिव में क्या होता है, जैसे ये एज के अकॉर्डिंग बढ़ता है। इसमें क्या होता है, गठिया या फिर रीढ़ की हड्डी की अगर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, गठिया रोग या रीढ़ की हड्डी जो है क्षतिग्रस्त है, उसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। तो एज के अकॉर्डिंग ये चीज़ बढ़ जाती है। कंजेनाइटल स्कोलियोसिस जो कि जन्म से हो सकता है। दूसरी बात है एडोलेसेंट्स आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस में क्या होता है कि जो किशोरावस्था की अवस्था होती है उसमें ये दिक्कत हो सकती है। इसमें ये होता है कि इसमें जो यंग जनरेशन होती है उसमें पेन की दिक्कत कम होती है या फिर नहीं होती है। न्यूरोमस्कुलर स्क्लेरोसिस होता है, जिसमें क्या होता है नर्वस सिस्टम जो होता है अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से स्कोलियोसिस की होने की दिक्कत हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके सिम्टम्स में एक तो मैंने बताया कि कंधे एक तरफ की तरफ झुक जाते हैं। इसमें सीधा खड़े होने में पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। एक या दोनों तरफ के कूल्हे जो होते हैं एकदम से बाहर की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जो खड़े होने की पोजीशन होती है काफ़ी हद तक झुकी हुई और टेढ़ी होती है। सिर जो है हमारे शरीर के बीच में से दिखाई देता है, पर उस जो स्कोलियोसिस से पीड़ित जो पेशेंट है उनका सिर एकदम से साइड में तक दिखता है, क्योंकि उनका एक तरफ का हिस्सा निकल जाता है बाहर की तरफ, इसलिए। अब इसकी मैंने पहले भी इसके कारण बताए थे। इसके अलावा और भी कारण, जैसे बोन डिस्प्लेशिया जो है स्कोलियोसिस का कारण हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ में अगर डिसऑर्डर्स हैं तो उसकी वजह से होता है पैरालिसिस, इन्फेक्शन एंड ट्यूमर। बोन में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी स्कोलियोसिस हो सकता है। अब इसमें प्रिवेंशन कैसे करते हैं? प्रिवेंशन का जो होता है, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, अभी बुलाती हूँ। मैं ये पूछ रहा था, इसमें सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें ब्रेसेस का यूज़ करते हैं जिसमें पेशेंट को रिलीफ मिल सके। तो ये 2 टाइप के होते हैं। TLSO जिसमें हम थोरेको लंबो सैक्रल ऑर्थोसिस कहते हैं। ये प्लास्टिक का बना होता है। इसमें बॉडी को जो है पूरा पहना सकते हैं और इसमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है उसकी बॉडी को, पेशेंट को, तो काफ़ी रिलीफ मिल सकता है पेन से, अगर उसके कर्वेचर में दिक्कत है तो उस पर खड़े होने में। उसके बाद आता है मिलवॉकी ब्रेस। तो इसमें मिलवॉकी ब्रेस में क्या होता है कि पूरे शरीर के धड़ के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। इसमें एक रिंग बनाई जाती है जिसमें से आप गर्दन ऊपर को निकाल सकते हैं, और ये जो होता है मरीज को पूरी तरीके से सपोर्ट देने के लिए बनाया जाता है। अब इसके अलावा सर्जरी होती है। जब बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब होती है इसमें सर्जरी, इसका ट्रीटमेंट होता है। इसमें स्पाइनल फ्यूज़न जो है सर्जरी कॉमनली की जाती है, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिल सके। अब आता है होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। सर्जरी जो होती है जब पेशेंट लास्ट स्टेज में होता है तब उसको दी जाती है, मगर अगर उस पहले से ही अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर कर लिया जाए तो आई थिंक सो इस बीमारी से उसको बचाया जा सकता है। तो होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूँगी यहाँ पे, मगर विदाउट फिजिशियन की कंसल्टेशन के आप उसको ना लें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन जो है साइलिशिया जो होती है राइट साइडेड, जो स्पाइनल कर्वेचर में जो दिक्कत होती है, जो स्पाइन होती है वो कर्व्ड हो जाती है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा उसको पेन होता है राइट साइड, ठीक है। और जो पेन होता है उसका एक नेचर होता है, वो शूटिंग, एक्किंग एंड बीटिंग टाइप पेन होता है, ठीक है। तो ये इसमें साइलिशिया मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी और सिम्टम्स होते हैं। कैलकेरिया फॉस जो कि लेफ़्ट साइड जो है स्पाइन को अफेक्टेड करती है अगर, तो वीक जो स्पाइन होती है वो वीक होती है और ड्राइंग पेन नेचर होता है उसका, और इसे जो मोशन मतलब चलेगा, अगर पेशेंट थोड़ा भी हिलेगा तो वो पेन जो होता है एग्रावेट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसमें कैलकेरिया फॉस यूज़ कर सकते हैं लेफ़्ट साइड अगर अफेक्टेड है तो। रस्टॉक्स क्या होता है, अगर पेशेंट को इंजरी होगी, इंजरी की वजह से अगर स्कोलियोसिस है तो रस्टॉक्स अच्छा काम करती है। एस्कुलस जो होता है वो अगर बहुत ज़्यादा कांस्टेंट पेन हो रहा है पेशेंट को और उसकी बैक में जाके वो पेन जो होता है जा रहा है और चलने में पेशेंट को काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो एस्कुलस एक मेडिसिन होती है होम्योपैथी में, वो अच्छा वर्क करती है। उसके अलावा पल्सेटिला जो है बहुत अच्छा काम करती है। अगर पेन जो है नेक में और बोथ शोल्डर्स में, जो स्कैपुला होता है उसके बीच में अगर पेन हो रहा है तो पल्सेटिला जो है अच्छा काम करती है। उसके बाद है कैलकेरिया कार्सिफिलिनम बेलाडोना। ये मेडिसिन जो होती है होम्योपैथी, ये बहुत अच्छा काम करती है स्कोलियोसिस में। और कोई भी दवाई लेने से पहले हमेशा बताती हूँ मैं कि हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ के लें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट